हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 323 का जिक्र हुआ है। तो हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे इन आर्टिकल्स को और ये टॉपिक किस लिए इम्पॉर्टेंट है वो भी हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 323 जो कि किससे रिलेटेड है, ट्रिब्यूनल से, क्योंकि ट्रिब्यूनल का आज इस टॉपिक में डिस्कस हुआ है, यूज़ हुआ है, इस वजह से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। अब ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल्स बेसिकली इनका काम होता है शिकायतों को सुनना और एज अ जज डिसीज़न लेना और ज़रूरत पड़ने पर पनिशमेंट भी देना। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये ट्रिब्यूनल्स नहीं थे। इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। 2 आर्टिकल्स ऐड किए गए थे, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों ट्रिब्यूनल से ही रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 323A में सिर्फ पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल्स बना सकती है और आर्टिकल 323B क्लॉज बी में पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेटिव विधानसभा ये दोनों ट्रिब्यूनल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बहुत फेमस है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ को उठाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो जैसे कि कहीं पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है और वो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसके खिलाफ केस करता है, आवाज़ उठाता है। ठीक, तो इस तरह से ट्रिब्यूनल्स का काम होता है। और यहाँ पे किस ट्रिब्यूनल का जिक्र किया गया है वो हम देखते हैं। द उत्तर प्रदेश पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी क्लेम ट्रिब्यूनल, ये यूपी का ट्रिब्यूनल है। तो स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट ने ही इसको बनाया होगा। इसका काम क्या है? एम्पावर्स स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप ट्रिब्यूनल्स टू डिसाइड क्लेम्स फॉर डैमेज टू प्रॉपर्टी। जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उस प्रोटेस्ट में जो प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो ये ट्रिब्यूनल इसलिए बनाया गया है कि जो तोड़फाड़ मचाई जाती है प्रोटेस्ट के दौरान उसको उस पर क्लेम कर सके। ठीक है, और बाकी ये इन्फॉर्मेशन है कि ट्रिब्यूनल को हेड कौन करता है। तो जिले का जो रिटायर्ड जज होता है वो इस ट्रिब्यूनल को हेड कर और ऑफिसर रैंक का एक एडिशनल कमिश्नर एज अ मेंबर इनके साथ काम करते हैं। नाउ द उत्तर प्रदेश पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी क्लेम ट्रिब्यूनल मेरठ हैज़ punished 86 people for the first time in the case of riots for causing damage to public property in अमरोहा। यहाँ पर न्यूज़ ये है कि इस ट्रिब्यूनल ने 86 लोगों को पनिश किया है। पहली बार ऐसा हुआ है। क्यों पनिश किया है? क्योंकि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान जो दंगे हुए थे उनमें जो प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया था उस दौरान उसी को लेकर यहाँ पे 86 लोगों को पनिश किया गया है। पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद देश भर के मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया था। तो जिसमें से एक यूपी का अमरोहा जिला था जो कि मुरादाबाद से टच करता है, इसका बॉर्डर मुरादाबाद से लगा हुआ है। हालांकि पहले अमरोहा मुरादाबाद का ही हिस्सा था, अब वो अलग एक ज़िला है। ठीक है, तो इस अथॉरिटी ने क्या किया है कि जो पूरा डैमेज हुआ था उस डैमेज का जो नुकसान था वो लगभग 4.5 लाख था, जो कि पर पर्सन 4,971 रुपये पड़ रहा है। हालांकि ये राशि ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने ये तोड़फाड़ मचाई है उनके लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक मैसेज पहुंच रहा है लोगों तक कि पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ बेल आउट विच कैन बी लूटेड एंड आफ्टर इट लॉस कंपेंसेशन कैन नॉट बी अवॉइडेड। मतलब ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी को आप डैमेज कर रहे हो इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, आपसे उसकी भरपाई ज़रूर की जाएगी। This is the first case in the country when legal punishment has been given to those accused of vandalizing property। ये देश का पहला ऐसा केस था जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी को वेंडलाइज यानी कि तहस नहस मचाने के लिए लीगली पनिश किया गया था। मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करने का अधिकार होने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा और तोड़ फोड़ का सहारा लें। और यहीं पर इस्तेमाल होता है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2। आर्टिकल 19 हमको ये आज़ादी देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ असेंबली, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, आवाज़ उठाने का अधिकार है, लेकिन बिना किसी वॉयलेंस के। और ये इस आर्टिकल का एक्सेप्शन है। हमें अपने मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है।
और ये एक एक्सेप्शन हमें ये बताता है कि हम फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स हैं, लेकिन हमें इनका मिसयूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ असेंबली ऑन 2 ग्राउंड्स, नेमली सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर देश की अखंडता और संप्रभुता पर अगर कोई आँच आती है तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। एंड पब्लिक ऑर्डर, डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, डिस्टर्बेंस ऑफ द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी इंक्लूडिंग द मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कॉन्सर्न्ड। यूपी पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज रिकवरी अमेंडमेंट बिल 2022 was passed on 23rd of September 2022 in UP. The authority constituted under this act was given the power of a civil court. इस अथॉरिटी को सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट्स डिसीजन विल बी फाइनल, नो अपील कैन बी मेड अगेंस्ट इट एनी कोर्ट। कहने का मतलब ये है कि इस ट्रिब्यूनल ने जो डिसीजन ले लिया है वो फाइनल है। अब आप उसके डिसीजन को लेके आप किसी कोर्ट में जा नहीं सकते। ये फ़ायदा होता है ट्रिब्यूनल्स का। Earlier, the UP government had recovered crores from 274 accused for damaging private and public property during CAA protest. Against this, a petition was filed in the Supreme Court. इससे पहले भी यूपी गवर्नमेंट ने 274 लोगों से, जिन्होंने तोड़फोड़ मचाई थी, उनसे रिकवरी करवाई थी, जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की गई थी। लोगों ने पिटीशन फाइल की कि हमारे प्रोटेस्ट करने से हमारे ऊपर ये ब्लेम लग रहा है और हमसे फ़ाइन लिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल ठहराते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को ये ऑर्डर दिया कि वो अपने नुकसान की भरपाई करे। और द सुप्रीम कोर्ट गेव रिलीफ टू यूपी गवर्नमेंट एंड गेव इट राइट टू टेक एक्शन थ्रू द अथॉरिटी। कुछ और प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें तो अभी 2022 में ही जब अग्निपथ स्कीम आई थी, उस वक्त रेलवे की प्रॉपर्टी को कितना नुकसान पहुंचाया गया था। इन दिस मूवमेंट देयर वाज अ लॉस ऑफ अबाउट 1000 crore ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द रेलवे। द कंट्री हैज़ टू पे अ हैवी प्राइस फॉर द डिस्ट्रक्टिव एक्शन टेकन ड्यूरिंग द डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, द इंडेक्सेस लाइक ग्लोबल पीस इंडेक्स। हम अक्सर प्री के लिए रट लेते हैं कि इंडिया को कितनी रैंक मिली, टॉप में कौन सी कंट्री है। अब यहाँ पर समझ में आएगा कि ये इंडेक्सेस की जो रैंकिंग है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 ने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने बोला है कि इंडिया में जो ये प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कि ये किसान आंदोलन हो गया, CAA हो गया, NRC हो गया और हिजाब वगैरह, ये जो इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से देश के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इकोनॉमिकली। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो डैमेजेस हुए हैं, देश की शांति को जो भंग किया गया है, इस वजह से इन्होंने हमको रैंक 135 दिए है आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को 54 दी है, चाइना को 138 दी है। तो यहाँ पर अब हमको रैंकिंग समझ में आ रही है कि क्या मतलब इनका क्या बेसिस था ये रैंकिंग देने का। According to this report, the movement of CAA and NRC in the country, there was a huge economic loss due to violent incidents. अगर ये नुकसान की भरपाई करने में जो पैसा हमने यूज़ किया, अगर हम ये वेलफेयर स्कीम में यूज़ करते तो देश को फ़ायदा होता। दिस रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड द ह्यूज लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग अग्निपथ स्कीम फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट। 2022 में जो प्रोटेस्ट हुए हैं उसके नुकसान को तो इसमें ऐड ही नहीं किया गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो वॉयलेंस के थ्रू लॉस हुआ है वो इंडिया की टोटल GDP का 6% है। अपार्ट फ्रॉम द केस ऑफ किसान आंदोलन, CAA, NRC, हिजाब प्रॉफिट, मैनी डेमोन्स्ट्रेशंस एंड इंसिडेंट्स ऑफ वॉयलेंस हैव हिट द कंट्री हार्ड फिनेंशियली। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, हिंसक विरोध प्रदर्शन करते हैं और उन संगठनों में शामिल जो नेता हैं उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए कहा है। और इस तरह की घटनाओं पर हाई कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने के लिए और पीड़ितों को मुआवजा देने जैसी कई महत्वपूर्ण निर्देश पहले से दे रखे हैं। कोर्ट ने 16 अप्रैल 2009 को जस्टिस KT थॉमस, जो कि रिटायर्ड जज हैं एपेक्स कोर्ट के, एंड फेमस ज्यूरिस्ट FS नरीमन के नेतृत्व वाली 2 सिफारिशों पर ध्यान दिया है और कहा है कि उनके जो सुझाव हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो भी कम नहीं है, तोड़ फोड़ वो भी बहुत करते हैं, निजी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने में वो बिल्कुल भी पीछे नहीं है।
2015 में केरल की विधानसभा में तोड़फोड़ के आरोप में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के मेंबर्स के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वो भी वापस ले लिए गए। लोगों को समझना होगा कि आखिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। उन्हें राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और लास्ट में एक हम पॉजिटिव नोट के साथ एंड करते हैं। बात मनवाने के लिए किसी भी तरह की तोड़फोड़ और हिंसा को किसी भी स्तर पर जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। संपत्तियों के तोड़फोड़ की वसूली के मामले में केंद्र सरकार को भी यूपी जैसा वसूली का कानून बनाना चाहिए। ये हमारे मतलब अपने अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ कि जिस तरह से यूपी की गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, रेलवे को डैमेज कर रहे हैं, बसों को फूंक रहे हैं, सड़कों में खड़ी गाड़ियों को जला रहे हैं, इनकी भरपाई भी वही लोग करें, ताकि आगे से अगर जब वो उन्हें प्रोटेस्ट करना होगा तो वो प्रोटेस्ट करें, आवाज़ उठाएं, लेकिन बिना हिंसा और नुकसान पहुंचाएं। और इसमें सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होती, ह्यूमन लॉस भी होता है, लोगों को चोटें भी आती हैं। तो आज के इस टॉपिक के क्या इम्पोर्टेंट था आर्टिकल 19 जो हमसे कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। हमें अपनी आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उनको भी ध्यान में रखना होता है, और उस एक्सेप्शन का एग्जाम्पल यहाँ पर है। दूसरी बात, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, और हमने एक उदाहरण भी देखा कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया ये ट्रिब्यूनल, जो कि आर्टिकल 223 क्लॉज बी में आता है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी, जो ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट्स थी, उसका क्या इम्पोर्टेंस था आज के इस टॉपिक में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।